हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 में हम पढ़ रहे थे हमारा एक चैप्टर नागार्जुन का। किसका? नागार्जुन का। और उसमें दो कविताएं थीं। एक कविता है आज और कल और दूसरी है उषा की लाली। आज और कल कविता का एक पैराग्राफ रह गया था, उसको कंप्लीट करते हैं और उषा की लाली पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज और कल में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कवि वर्णन करता है कि आज स्थिति कैसी है और ऋतु परिवर्तन के बाद कल की स्थिति कैसे बदल जाती है, इसी का वर्णन कर रहे थे। और बता रहा था कवि कि कल तक गालियां दे रही थी निराश हताश किसान मजदूर वर्ग, और गोरैये झुंड में धूल से नहा रहे थे। हरे भरे खेतों की माटी जो है वो ग्रीष्म ऋतु के कारण पत्थर जैसी कठोर हो गई थी और मेंढक दुबके पड़े थे। आसमान बदरंग हो गया था और आज देखते देखते ऊपर बादलों के तंबू तन गए हैं। पावस रानी, वर्षा ऋतु रूप रानी है, वो अपनी पायल चमका रही है। झिंगुरों की शहनाई जो है वो अविराम यानी लगातार बज रही है। चारों तरफ मोर नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, बोल रहे हैं। अब आगे है और आज, उसी के आगे का भाग जहां हमने छोड़ा था कि मोर बोल रहे हैं और नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्षा ऋतु में। और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के अंदर। आज आप देखोगे कि जो दूब दुर्वा जो होती है, दूब घास जो होता है, जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर झुलस जाता है, ऊपर की शिराएं, ऊपर का भाग दूब का ग्रीष्म ऋतु में पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु की बूंदें गिरती हैं तो मानो उसमें वापस से जान में जान आ जाती है, वापस से वो हरी भरी हो जाती है, हरितिमा लेकर के आ जाती है। शिराओं के अंदर जान आ गई, मतलब वो दूब जो ग्रीष्म ऋतु में झुलसने के कारण हरी भरी हो गई। और आज विदा हुआ चुपचाप, और आज चुपचाप विदा हो गया है ग्रीष्म। गर्मी की जो ऋतु है वो आज चुपचाप विदा हो गई है, समेटकर अपने लाव लश्कर। लाव लश्कर मतलब साजो सामान, साजो सामान को लाव लश्कर बोलते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु का साजो सामान क्या होता है? तपन, लू, धूल भरी आंधी, इस प्रकार का जो साजो सामान है आज ग्रीष्म ऋतु मानो वापस लौट गई है, विदा हो गई है ये चीजें लेकर के। क्यों? क्योंकि अब वर्षा ऋतु का क्या हो गया है? आगमन हो गया है। वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु अपना सारा सामान लेकर के वापस चली गई है। हरी भरी धूप चारों तरफ फैल गई। ये थी आज और कल की कविता का समापन। अब कविता आती है उषा की लाली। उषा तो आप जानते होंगे, सुबह सवेरा जो होता है उसमें जो पूर्व दिशा में तरुण सूर्य उगता है, युवा सूर्य उगता है, तो किस प्रकार से पूरे वातावरण में लालिमा छा जाती है। कवि विशेष तौर पर हिमगिरी, जो हिमालय है उसकी बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां हैं, उन चोटियों पर जो ये केसरिया रंग की किरणें गिरती हैं तो कैसा रंग जमाती हैं, कैसा परिवर्तन लाती हैं प्रकृति में, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो देखते हैं, उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर, हिमगिरी के कनक शिखर। उषा की लाली में प्रभात, सुबह की सूर्योदय की लालिमा में अभी से देख सकते हो निखर गए हैं, मतलब और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। क्या हो गए हैं? खूबसूरत हो गए हैं हिमगिरी के, हिमगिरी यानी हिमालय के, कनक सोने जैसे, शिखर यानी चोटियाँ। सोने जैसी चोटियाँ क्यों हैं? कनक यानी सोना, सोने जैसी चोटियाँ क्यों हैं? क्योंकि उषा की लाली में सूर्योदय की जो पीली किरणें हैं वो इस हिमालय की चोटियों पर गिर रही हैं, तो वो सोने के शिखर दिखाई देने लगे हैं, मानो सोने से मढ़ दिया हो उस शिखर को, उन चोटियों को। आगे बढ़ा शिशु, कुछ देर बाद क्या होता है देखते हैं। आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि, देखता रह गया अपलक कवि, अपलक कवि। बहुत अच्छी बात है, कवि कह रहा है कि आगे बढ़ा शिशु रवि, रवि यानी सूर्य, सूर्य रूपी बालक, शिशु यानी बालक, बच्चा, आगे बढ़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ता है सूर्य
या शिशु रूपी बच्चा जैसे जैसे कदम बढ़ाता है, बदली छवि बदली छवि, पूरा वातावरण ही बदल जाता है, प्रकृति का रूप या प्रकृति का सौंदर्य ही बदला हुआ दिखाई देता है, परिवर्तित दिखाई देता है। यानी उषा काल में सूर्य जब कुछ आगे बढ़ा तो कवि उसकी बदली हुई मनोरम छवि को देख रहा है, और वो भी अपलक, एक टक, एक टक देख रहा है, लगातार देख रहा है। आगे बढ़ा शिशु रूपी, सूर्य रूपी छोटा बालक जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो प्रकृति की पूरी छवि ही बदल जाती है, पूरी सुंदरता ही बदल जाती है, और इस बदली हुई सुंदरता को कवि जो है वो अपलक एक टक देखता ही रह गया। वो मनोरम सौंदर्य एक टक देखता ही रह गया, क्योंकि वो इतना सुंदर है कि कवि आश्चर्यचकित है। डर था, डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा, जाए न बिखर जाए न बिखर। कवि क्या कहता है कि उस समय कवि को यह डर था, डर यानी भय हो रहा था कि कहीं प्रातः काल की यह चमत्कारी शोभा बदरंग न हो जाए। अपरूप यानी बदरंग, ये जो शोभा, ये जो सुंदरता, ये जो छवि प्रकृति में फैली है, ये जो सौंदर्य प्रकृति में फैला है, वो कहीं अपरूप न हो जाए, बदरंग न हो जाए, खराब रंग में न हो जाए, ये कहीं सौंदर्य बदल न जाए और इतना सुंदर रूप बना रहे। कवि ये चाहता है, कवि को डर है कि यह जादुई आभा, आभा यानी चमक, ये जादुई चमक, ये जादुई सुंदरता कहीं बदरंग न हो जाए, अपना रूप न बदल ले, जाए न बिखर जाए न बिखर, ये सुंदरता कहीं इधर उधर बिखर न जाए, कहीं ये प्राकृतिक सौंदर्य शीघ्र ही बिखर न जाए। इस बात का उसे क्या था, डर था। कवि आगे क्या कहता है, वही बात कहता है, उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। उषा की लालिमा जब धरती पर एवं हिमालय पर फैली तो उससे सारा परिवेश, उस सारा वातावरण सोने जैसी चमक देने लग गया, सोने जैसे रंग में रंग गया था, चारों तरफ स्वच्छ चमक फैल गई थी, और हिमालय के बर्फीले शिखर भी सोने के रंग के समान चमकने लगे थे, ये मैंने बताया, जिससे कवि को उषा की लाली बहुत ज़्यादा मुग्धकारी लगती है। यही बात अंतिम पद में वो कह रहा है, कई उषा की लाली में भले हो उठे निखर, निखर मतलब अत्यधिक सुंदर हो उठे थे भली प्रकार से हिमगिरी के, हिमालय के सोने के शिखर, अर्थात लालिमा से युक्त जो सोने के शिखर है, सूर्य की किरणों को गिर जाने से जो स्वर्णिम आभा दे रहे हैं वो शिखर, वो चोटियाँ हिमालय की, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। एक बार थोड़ा सा हम रिकेप कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या कहना चाहता है। सार रूप में उषा की लाली का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हिमालय के शिखर जो हैं वो सोने के शिखर दिखाई देने लग गए हैं, स्वर्णिम आभा देने लग गए हैं। जैसे जैसे शिशु रूपी सूर्य आगे बढ़ता है, जैसे जैसे सूर्य आगे कदम बढ़ाता है तो पूरे प्राकृतिक वातावरण की छवि बदल जाती है, सुंदरता बदल जाती है, और इस बदले हुए रूप को देख करके कवि अपलक, एक टक उस अप्रतिम सौंदर्य को देखता रहता है, अलौकिक सौंदर्य को देखता रहता है, क्योंकि कवि को डर था कि कहीं ये आभा, ये जो चमक है, ये सुंदरता है, बिखर न जाए, अपरूप न हो जाए, बदरंग न हो जाए, खराब न हो जाए, इसलिए मैं इस सुंदरता को ऐसा ही रखना चाहता हूँ, अपलक देखना चाहता हूँ। उषा की लाली में भले होठे निखर, ये अंतिम पंक्तियाँ हमने अभी पढ़ी कि उषा की लाली में हिमालय के ये सोने के शिखर बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं, सोने के से नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करना जरूरी है। देखिए, हिमगिरी का अर्थ हिमालय है, कनक सोने जैसा, शिखर चोटी, रवि सूर्य, खेतिहर किसान, पथराई पत्थर के समान, बदरंग यानी फीका, अविराम लगातार, दूब यानी दूर्वा घास। ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते हैं, गोरैया नहाते हैं। नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में रचना कर्म करते थे, मैथिली। कौन सी भाषा, मैथिली भाषा में करते थे। उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है, उषा की लाली में कविता में सूर्योदय के समय का, किसका, सूर्योदय का, सूर्योदय का वर्णन हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, खेतों की मिट्टी पथराई क्यों उठी, ये प्रश्न 2019 में आया हुआ भी है कि ग्रीष्म ऋतु के जो ताप होता है, ग्रीष्म ऋतु का जो ताप है, तपन है, उससे खेतों की मिट्टी क्या हो जाती है,
पत्थर जैसी कठोर हो जाती है, पथराई हुई हो जाती है, शुष्क हो जाती है ग्रीष्म ऋतु के ताप के कारण। कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया? ग्रीष्म काल में भी लू चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है, तपता है आसमान, इस कारण उसको क्या बताया है? बदरंग है। हलचल नहीं है ना आसमान में, बादल नहीं है, घटाएं नहीं है, नीला नहीं है, बिल्कुल बदरंग हो जाता है। उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? उषा की लाली कविता में कवि को डर लग रहा था कि ये जो प्राकृतिक शोभा है वो कहीं बिखर न जाए। उसको डर है कि ये जो सुंदरता फैली है पहाड़ों में, प्रकृति में, धरती में, ये कहीं बदल न जाए, बिखर न जाए, गायब न हो जाए। कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? तो हिमगिरी हिमालय को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए हैं? वर्षा ऋतु के आगमन से बहुत सारे बदलाव आए हैं। बादल हैं वो आसमान में छा गए हैं तंबुओं की तरह, धरती पर नए नए अंकुर फूट आए हैं, धरती हरी भरी होने लगी है, मेंढक है वो बाहर निकल आए हैं, टटराने लगे हैं, झिंगुर बोलने लगे हैं, गड़गड़ाहट से मोर, बादलों की गड़गड़ाहट से मोर कूकने लगे हैं, बोलने लगे हैं, और जो भी प्राणी उमस से, गर्मी से तप रहे थे वो खुश हो रहे हैं। मेघ बरसने से मानो पायलों की छन छन की आवाज आ रही है। नेक्स्ट है उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। उषा की लाली कविता बहुत ही शिल्प सौंदर्य मतलब उसमें भाव और कला सौंदर्य दोनों बताना होगा। उषा की लाली कविता तत्सम शब्दों से युक्त है ही, भाव के अनुरूप है, और सूर्य को मानवीकरण के माध्यम से बालक बताया है जो आगे बढ़ रहा है, कदम बढ़ा रहा है। हिमालय की शिखरों को स्वर्णिम चमक के युक्त बताया है। रूपक अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। रूपक तो शिशु रूपी सूर्य, अनुप्रास एक वर्ण की आवृत्ति, ऐसे अलंकारों का प्रयोग किया है। मुक्तक छंद है, तुकांत है, अंत में तुक मिल रही है और गाया जा सकता है इस कविता को। ये हो गया इसका शिल्प सौंदर्य। कल और आज कविता का मूल भाव। कल और आज कविता का मूल भाव निबंधात्मक प्रश्न है। समय परिवर्तन है। ग्रीष्म ऋतु में सारा वातावरण एकदम से शुष्क हो जाता है। जल अभाव के कारण धरती है वो कठोर हो जाती है, फट जाती है, जगह जगह से वीरानी छाई होती है, लू चलती है, धूप होती है, तपता है आसमान, धूल भरी आंधी चलती है, लोग कष्ट में जीवन बिताते हैं। विशेष तौर पर किसान वर्ग है वो बुरी तरीके से पीड़ित होते हैं। लेकिन आज जैसे ही ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तन होता है, वर्षा ऋतु के रूप में आता है, तो प्रकृति में बदलाव आता है, लोगों की हताशा निराशा समाप्त हो जाती है और बादलों की गर्जना होती है, हरी भरी धूप फैल जाती है, घास फैल जाती है, मेंढकों की आवाज़, झिंगुरों की आवाज़, मोरों की आवाज़। ये परिवर्तन ऋतु चक्र का ही इस कविता का मूल भाव है। नेक्स्ट है, आप भी अपने जीवन में प्रकृति के अनुपम दृश्यों को देखते होंगे। किन दृश्यों को देखकर आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है? तो प्रकृति के बहुत सारे दृश्य हैं जो जिनको देख करके हम बड़े ही आकर्षित होते हैं, जिसमें हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फूलों से भरा बागीचा है, समुद्र है लहर उठाता, और हिमालय की ओर जाएं तो बर्फीले मैदान, बर्फीली चोटियाँ, वहाँ पर सूर्योदय की किरणें, ये सब हमें नया उत्साह देते हैं। कोमल कलियाँ, कोमल फूल, कमल से भरे हुए तालाब आदि आदि दृश्य हैं जो हमारे जीवन में हमें आकर्षित करते हैं। तो ये तो हमारा चैप्टर था नागार्जुन का, जिसमें 2 कविताएं हमने पढ़ी और साथ में क्वेश्चन आंसर की। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।